हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड, वहाँ की रोमांटिक मूवीज़, सीरियल्स, हुंडई सैमसंग जैसी कंपनीज की वजह से पूरी दुनिया में साउथ कोरिया की एक अलग ही पहचान है। आजकल साउथ कोरियन फूड्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मैंने भी एक बार कोरियन नूडल्स ट्राई किए थे। भाई साहब, इतना स्पाइसी कि मुंह में आग लग जाए। क्यूट कोरियंस, वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के अलावा साउथ कोरिया की एक डार्क साइड भी है। आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा साउथ कोरिया जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा भी नहीं है। एक टीनेजर लड़की के साथ में 44 लड़कों ने रेप किया, वो भी लगभग 1 साल तक। और उन लड़कों को वहाँ के लॉ ने क्या पनिशमेंट दिया? कुछ भी नहीं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये केस हुआ था 2004 में, और 20 साल बाद वो लड़के फिर से दुनिया के सामने आए, तब क्या हुआ? इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ये एक कोरियन स्टोरी है और सारे नाम, सारी जगह के नाम कोरियन हैं। तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। जून 2003 में एक लड़की जिसका नाम चे था, चे एक्चुअली में उसका सरनेम था CHOI, जिसको प्रोनाउंस करते हैं चे। वो उल्फान सिटी साउथ ग्योंगसैंग स्टेट में रहती थी। वो अपने पापा के साथ रहती थी और उसकी माँ डिवोर्स लेकर के अलग कहीं और रहा करती थी। चे का बाप अल्कोहलिक और अब्यूजिव था। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के चे की माँ घर छोड़ करके चली गई थी। और जो अब्यूज़ पहले उसकी माँ के साथ होता था, अब वो चे की तरफ ट्रांसफ़र हो गया था। वो एक लड़के से ऑनलाइन मिलती है जिसका सरनेम पार्क था। वो चैटिंग करते हैं एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए, और जनवरी 2004 में उसका ऑनलाइन फ्रेंड पार्क मिरयांग में मिलने के लिए उसको बुलाता है। मिरयांग एक छोटा सा टाउन है और बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। उल्फान सिटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चे का कोई फ्रेंड नहीं था और वो क्यूरियोसिटी में वो मिरयांग जा करके पार्क से मिलने के लिए डिसाइड करती है। जब चे पार्क की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो पार्क उसे बहला फुसला करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है, और वहां पहुंचते ही चे के सर के पीछे एक आयरन पाइप से मारता है। चे वहीं ब्लैकआउट हो जाती है। पार्क वहां पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 11 फ्रेंड्स थे। उनका एक गैंग था जो बदनाम था साथ के लड़कों के साथ मारपीट करने और उनका पैसा छीनने के लिए। वो 12 लड़के चे को बेहोश हालत में खींच करके उसे एक मोटल में ले जाते हैं, जहां पर वो एक एक करके उसका रेप करते हैं। एक लड़का रेप करता है, एक वीडियो बनाता है, और बाकी लड़के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो लड़के उसको धमकी देते हैं, अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो जो वीडियो है वो इंटरनेट पर डाल देंगे। चे हेल्पलेस थी, वो किसी को बता नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये लगातार 1 साल तक चलता रहा। चे 1 साल तक नरक की जिंदगी जी रही थी। घर में उसका बाप उसे मारता था और बाहर वो लड़के उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। उसको रेप किया गया प्लेग्राउंड्स में, टेनिस कोर्ट्स में, स्कूल में। वो लड़के अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे मारते भी थे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ लड़कियों ने भी चे के साथ असॉल्ट करने में पार्ट लिया था। अलग अलग चीज़ें उसके प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट की जाती थी। कई बार उसका रेप करने वाले लड़कों का नंबर 24 तक होता था, और ये सब हाई स्कूल के लड़के थे। पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे साल में 44 लड़कों ने उसके साथ रेप किया था। उन लड़कों ने चे को उसकी 13 साल की बहन और 16 साल की कजिन को भी मिरयांग में लाने के लिए बोला। उसकी दोनों बहनों को भी उन लड़कों ने मारा। और इन सब के बावजूद भी उन लड़कों ने चे के रेप का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। चे अपने बाप के साथ रहती थी। दुनिया में एक इंसान जो चे को प्रोटेक्ट कर सकता था, वही उसको रोज उन लड़कों की तरह मारता पीटता था। चे इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन वो बच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने चे की बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान देखे तो डॉक्टर्स को डाउट हुआ। उन्होंने चे का मेडिकल एग्जाम किया। तब हॉस्पिटल को पता चला कि चे के साथ 1 साल से क्या हो रहा था। चे के बाप को ये सब बताना बेकार था, तो डॉक्टर्स उसकी आंटी को बुला करके सब बताते हैं। 25 नवंबर 2004 को चे की आंटी
पुलिस रिपोर्ट फाइल करती हैं। और जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तब पता चलता है चे अकेली विक्टिम नहीं थी। चे के अलावा 5 और लड़कियां थी जिनके साथ में उन स्कूल बॉयज़ के गैंग ने रेप किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, वो लड़के पकड़े जाते हैं और उनको जेल होती तो शायद स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ और भी बुरा। जब ये रेप केस मीडिया में आया तो बहुत आउटरेज हुआ। पुलिस ने विक्टिम को ही ब्लेम करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उसकी वजह से सिटी की इमेज खराब हो गई है। जब ये केस रिपोर्ट फाइल हुई थी तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला था कि चे की आइडेंटिटी सेफ रहेगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली की जाएगी। लेकिन आगे चलकर ये सब बातें सारी फर्जी निकली और पुलिस डिपार्टमेंट ने चे की आइडेंटिटी मीडिया में लीक कर दी। उसका नाम, उसकी एज, एड्रेस, सब कुछ मीडिया में आ गया था। चे का नाम मीडिया में ओपन हो जाने से अब कल्प्रिट लड़कों के घर वाले उसको ब्लैकमेल करने लगे थे। जैसे हमारे यहाँ लॉ है कि कोई भी फीमेल विक्टिम होती है तो उसके साथ जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब स्टेटमेंट्स लेते हैं, वो सारी फीमेल्स होती हैं। सेम लॉ कोरिया में भी है। कोरियन लॉ के अकॉर्डिंग फीमेल विक्टिम से क्वेश्चनिंग के लिए फीमेल ऑफिसर ही होनी चाहिए। लेकिन चे के केस में ऐसा नहीं हुआ। चे को उन्हीं लड़कों के साथ में एक रूम में रखा गया जिन्होंने उसका रेप किया था। और पुलिस इतनी इनसेंसिटिव थी कि उन्होंने चे के सामने लड़कों से पूछा कि उन्होंने कैसे रेप किया। पुलिस ने उल्टा चे से पूछा कि कहीं तुमने तो लड़कों को सेड्यूस नहीं किया था। यहाँ तक कि बोला कि तुमने एंजॉय नहीं किया। हर रोज उसे एक एक्यूज्ड के सामने बिठाया जाता और पूछा जाता कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया, कैसे किया और कितनी देर तक किया, और इसके बाद में नेक्स्ट कौन था। और ये सब होता था मेल ऑफिसर्स और उन अक्यूज्ड लड़कों के सामने। दिस इज द पुलिस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री साउथ कोरिया। चे विक्टिम थी। सोसाइटी, पुलिस को उस लड़की की सेफ्टी करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि उसके बाप ने भी उसकी हेल्प नहीं की। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। उसे अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसका बाप चे से उन्हीं लड़कों के पेरेंट्स के साथ में मिलने आता है और वो सब चे को फोर्स करते हैं कि वो सेटलमेंट कर ले और इस सेटलमेंट के बदले में उसे 50 मिलियन वॉन मिलेंगे। वॉन वहाँ की करेंसी है। उसके बाप ने एक पेटिशन पर भी साइन करने के लिए उसको फोर्स किया, जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ था कि ऑफेंडर्स, जो भी एक्यूज्ड लड़के हैं, उनको कम से कम पनिशमेंट मिले। और ये सब करने के बाद उसके बाप, उसके दूसरे रिलेटिव्स ने उसके ट्रीटमेंट पर एक कौड़ी खर्च नहीं की और सारे के सारे पैसे हड़प लिए। चे ने वापस जाकर के स्टडी कंटिन्यू करने का ट्राई किया, लेकिन कोई स्कूल एक रेप विक्टिम को अपने यहाँ पर एडमिशन नहीं देना चाहता था। और आखिर उन 44 लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने रेप किया था? पुलिस ने मोस्टली एक्यूज्ड को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया और कुछ पर चार्जेस ड्रॉप कर दिए क्योंकि वो सब 18 साल से कम के थे। केवल 10 को रेप के चार्ज में जेल भेजा गया, लेकिन जजेस ने उन सभी के अगेंस्ट चार्जेस ही रिफ्यूज कर दिए क्योंकि भाई उनके स्कूल स्टार्ट हो गए थे और उनको भी जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया। और इसका रीजन एक ये भी था क्योंकि चे और उसके बाप ने सेटलमेंट कर दिया था और इसी सेटलमेंट की वजह से बाकी लड़कों पर भी सारे चार्जेस हटा दिए गए और एंड में 44 में से केवल 5 लड़कों को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया और बाकी सबको छोड़ दिया गया। 20 साल पहले हो सकता है कि कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती, लेकिन कहते हैं ना, कर्मा इज ए बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। इन सब के बाद में चे के बाप का ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से डेथ हो जाती है और चे अपनी माँ के साथ में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में रहने लगती है। जो स्टेट पुलिस ने केस में इतना मिस हैंडल किया था, इतना मिस मैनेजमेंट किया था, चे की माँ ने स्टेट पुलिस को कोर्ट में सू किया। कोर्ट ने 30 मिलियन वॉन एज ए कंपनसेशन दिए, लेकिन सैडली चे कभी भी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई। कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तो रेडी नहीं था और वो सारे 44 लड़के, 44 लड़के आज़ाद दुनिया में घूम रहे थे और जुवेनाइल होने की वजह से उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। कट टू 2024, उस केस के 20 साल बाद 2024 में एक कोरियन यूट्यूबर जो कि इस केस की डिटेल्स काफ़ी टाइम से कलेक्ट कर रहा था, अपने चैनल नरक आर्काइव में एक वीडियो अपलोड करता है जिसका टाइटल था मिरियांग सेक्सुअल असॉल्ट रिंग लीडर एंड हिज नेम।
उसमें लिखा हुआ था, डिड यू थिंक आई वुड नॉट फाइंड यू। कोरियन यूट्यूबर मिरयांग केस जो 20 साल पहले हुआ था, उसके सभी एक्यूज्ड की डिटेल धीरे धीरे पब्लिक करता है। इनिशियली जिस पार्क नाम के लड़के से चे मिली थी, वो अब एक अपने रिलेटिव के साथ में रेस्टोरेंट रन कर रहा था। जब पब्लिक को उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है तो लोगों ने उस रेस्टोरेंट को बाइकआउट कर दिया और रेटिंग्स खराब कर दी, और एक वीक के अंदर ही वो रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ गया। पार का मैरिड था और वो अपने लेट 30s में था। उसकी माँ, उसकी बेटी और उसकी वाइफ सब साथ में रहा करते थे। उसकी फैमिली को ऑनलाइन अब्यूजेस और थ्रेट्स मिले। एक लड़की जिसने उन 44 लड़कों की रेप करने में हेल्प की थी, वो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करने लग गई थी। जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो पब्लिक के प्रेशर में डिपार्टमेंट ने उसे जॉब से निकाल दिया। एक अक्यूज जो अब वोल्वो शोरूम में काम कर रहा था, उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारे हेट मिले, उसकी फैमिली को अब्यूजेस मिलते, और एंड में वोल्वो कंपनी ने भी उसे जॉब से निकाल दिया। जैसे जैसे अक्यूज्ड की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी डिटेल्स पब्लिक में आती, लोग अक्यूज्ड को, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिली को टारगेट करते। बहुत से लोगों ने इसको क्वेश्चन भी किया कि इसमें फैमिली की क्या गलती है। पब्लिक को उनकी फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप क्या मानते हो? जिन लड़कों ने एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसकी कुछ सजा फैमिली को मिलनी चाहिए या नहीं? अगर कुछ अच्छा करने पर फैमिली को प्राउड होता है और रिवार्ड भी मिलता है, तो गलत करने पर कुछ तो फेम मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।